हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एईजे एग्ज़ाम। अभी हम FCI 2015 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पार्ट सेकंड है, इससे पहले पार्ट फर्स्ट आया था और हमने वेरियस एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करा है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। द पॉइंट थ्रू विच द होल weight of the body acts irrespective of its position is known as A. moment of inertia, B. center of gravity, C. center of pressure और D. center of mass। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 2, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, अगर वो बोलता कि पॉइंट थ्रू विच होल मास ऑफ द बॉडी अगर बोलता तो बोलते फिर सेंटर ऑफ मास। ओके, नेक्स्ट इज द फोर्स विच मीट एट वन पॉइंट एंड द अदर लाइन्स of action also lie on the same plane are known as first is coplanar concurrent forces, second is coplanar non concurrent forces, third is non coplanar concurrent forces और fourth is non coplanar non concurrent forces। तो क्या बोल रहा है, देखो कह रहा है फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट। फोर्सेस कोई भी फोर्सेस हैं वो एक ही पॉइंट पर मीट कर रहे हैं और एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन ऑल्सो लाई इन सेम प्लेन। अच्छा ठीक है, अब लाइन ऑफ एक्शन भी एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, अब देखो अगर ये फोर्स ए ले लूँ, इसको बी ले लूँ, तो इनका सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, दैट इज दिस थिंग। तो इसको कहते हैं, अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है तो एक ही प्लेन में होंगे, दैट इज कोप्लेनर। और अगर एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो कॉनकरेंट भी होंगे। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट, दैट इज कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। Next is a fine grained soil has first is low permeability and high compressibility, second is high permeability and low compressibility, third is low permeability and low compressibility और fourth is high permeability and high compressibility। तो देखो फाइन ग्रेन्ड सॉइल में क्या होता है, इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होती है, उसकी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। ठीक है, अगर आप कंपैरिजन करेंगे किसका, फाइन ग्रेन का एज़ कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल का। बट वहीं जो हमारी फाइन ग्रेन सॉइल होती है, जैसे सैंड ले लो, सिल्ट ले लो, तो उसके अंदर आपको कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा मिल सकती है, दैट इज़ हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लो परमेबिलिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी। फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ओके, वाटर लॉसेस इवेपोरेशन की वजह से, रन ऑफ स्ट्रीम फ्लो की वजह से, परकोलेशन सॉइल इरोजन और स्टॉर्म प्रेसिपिटेशन। तो देखो अब इसमें एज सच तो इसने बोला नहीं किस रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, क्योंकि तो स्टॉर्म की वजह से प्रेसिपिटेशन हो सकता है एक टाइम को, बट परकोलेशन की वजह से सॉइल इरोजन आई डोंट थिंक सो कि पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन reinforcement in beam shall not exceed, फर्स्ट इज 0.15%, सेकेंड इज 1.5%, थर्ड इज 4% और फोर्थ इज 1%। तो ये बहुत बहुत एग्जाम वेरियस एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बीम के लिए बात कर रहा हूँ और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 4% हो सकती है। यही स्लैब के लिए बोलता तो भी 4% थी। ओके, नेक्स्ट इज गेज प्रेशर इज, फर्स्ट इज एब्सोल्यूट प्रेशर नेगेटिव ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सेकेंड इज एब्सोल्यूट प्रेशर पॉजिटिव ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थर्ड इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेगेटिव ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर और फोर्थ इज नन ऑफ दीज। तो गेज प्रेशर हम जानते हैं क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर में से अगर मैं माइनस कर दूं अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, तो वो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी गेज प्रेशर की। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट है फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट एनी प्लेस इज डबल्ड द वेट ऑफ द बॉडी विल। तो देखो इसके लिए कुछ भी नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, बस फॉर्मूले की नीड थी। क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? G इक्वल्स टू जी m upon r square, where r is the radius between two masses or objects, g एक कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल का,
ठीक है, और m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो क्या क्या दे रखा है इसने, एक्सेलरेशन क्या बोला है, एट अ प्लेस इज डबल्ड, g की वैल्यू को कर दिया गया है 2, तो वेट ऑफ द बॉडी कितना हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, डबल्ड हो जाएगा, दैट इज बी डबल्ड। सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज two forces of 6 Newton and 8 Newton which are acting at right angle to each other will have a resultant of, first is 5 Newton ton, second is 5 Newton, second is 8 Newton, 10 थर्ड इज 10 न्यूटन और फोर्थ इज 12 न्यूटन। तो देखो कुछ भी नहीं है, या तो वेक्टर लॉ से भी लगा लो या फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी लगा लो, किसी भी तरीके से कर लो। आंसर क्या आएगा, 6, 8 और तीसरा क्या आ जाएगा 10, ठीक है। 10 इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हेन ए बार ऑफ लेंथ एल बी थिकनेस बी विड्थ है और thickness t is subjected to a push of p kg, its first is length and width and thickness increases, second is length width and thickness decreases, third is length increases width and thickness decreases, और fourth is length को decrease होगी और width और thickness क्या होगी, increase करेगी। उसने क्या बोला है, किसी भी बार को आपने क्या करा है पुश, जैसे इसने नीचे डायग्राम बना रखा है, किसी भी बार को आपने क्या करा है पुश कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसका ये वाला फेस और इसके जस्ट ऑपोजिट वाला फेस क्या करेंगे, स्वेल करने की कोशिश करेंगे, दैट इज विड्थ तो इंक्रीज करने की कोशिश करेगी, ठीक है। जब विड्थ इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है और ये कंप्रेस हो रहा है तो थिकनेस भी कुछ ना कुछ इंक्रीज कर रही होगी, ठीक है, दैट इज ये वाला पोर्शन और इसके जस्ट ऑपोजिट वाला पोर्शन भी कुछ इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, और जो लेंथ है दैट इज ये वाला फेस और इसके जस्ट ऑपोजिट वाला फेस वो क्या करेगा, डिक्रीज होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ। नेक्स्ट इज गेज विड्थ ऑफ स्टैंडर्ड गेज बीजी की, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1676 mm होती है। नेक्स्ट इज हार्डनिंग ऑफ लाइम अंडर वाटर इज ड्यू टू ए एल्यूमिना, बी आयरन ऑक्साइड, सी कैल्शियम ऑक्साइड और डी इज नन ऑफ दीज। तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसमें नन ऑफ दीज, क्योंकि लाइम के अंदर जो हमारी सिलिका इम्प्योरिटी होती है उसी की वजह से हमारी हार्डनिंग होती है, ओके। तो दैट इज करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सिलिका की वजह से हमारी हार्डनिंग होती है। नेक्स्ट इज सिलिका ऑक्साइड कर लो बेसिकली। नेक्स्ट इज अ partially saturated sample of soil has a unit weight of 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉयल दे रखी है, जी दे रखा है 2.6, इफ द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉयल दे रखा है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमसे पूछ रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं, दैट इज़ हमें गामा बल्क दे रखा है 2 का, जी दे रखा है 2.6 का और डब्ल्यू दे रखा है 20% का। तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज़ गामा डी इक्वल्स टू गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। यहाँ से हम पहले गामा डी निकाल लेंगे ड्राई का, ठीक है, वो हमारा आएगा 1.67 समथिंग आएगा हमारा गामा डी, ओके। देन हमें पता है कि यही गामा डी हमारा एक और चीज़ के इक्वल होता है, दैट इज़ जी अपॉन 1 प्लस ई इंटू का गामा डब्ल्यू, ओके। गामा डी हमें पता लग गया है, जी पता है, यहाँ से मैं वॉइड रेशियो निकाल सकता हूँ सिंपली। तो यहाँ से मेरा वॉइड रेशियो कितना आ जाएगा, वॉइड रेशियो की वैल्यू आएगी समथिंग 0.602 समथिंग आएगी मेरी वॉइड रेशियो की वैल्यू, ओके। जैसे ही मेरे पास वॉइड रेशियो आ गया तो मुझे पता है क्या, S इंटू ई इक्वल्स टू होता है W इंटू जी। W मुझे दे रखा है, G मुझे दे रखा है, E मैंने निकाल लिया है, तो S नहीं निकाल लूँगा क्या, तो S मेरे पास सारी वैल्यूज़ डाल के पता लगेगा 86.3% समथिंग मेरा एग्जैक्ट वैल्यू आएगी S की, ओके। बट इधर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट इज इन चेन सर्वेइंग टाई लाइन्स आर प्राइमरली प्रोवाइडेड to check the accuracy of survey, to take offset for detail survey, to avoid long offset from chain lines, to increase the number of chain lines। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है,
फर्स्ट, दैट इज़ टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द सर्वे। अब आप में से बहुत से क्वेश्चन ये भी पुटअप होंगे कि सर ये तो चेक के लिए तो चेक लाइन यूज़ होती है, तो टाई लाइन का एक और फंक्शन होता है कि वो एक्यूरेसी ऑफ सर्वे वर्क भी चेक करता है, ठीक है। ये एक एडिशनल फंक्शन होता है टाई लाइन का। नेक्स्ट इज लोड फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू मैक्सिमम लोड, एवरेज लोड टू रिजर्व कैपेसिटी टू द इंस्टॉल कैपेसिटी और एवरेज टू पीक। तो लोड फैक्टर क्या होता है, हमें पता है कि एवरेज लोड टू मैक्सिमम लोड हमारा जितना भी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज लार्जेस्ट वन। स्केल का इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। स्केल का फॉर्मूला क्या होता है, मैप लेंथ अपॉन में ग्राउंड की लेंथ, ओके। अब देखो क्या पूछा उसने, स्केल क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट होना चाहिए। स्केल कब बड़ा होगा, जब हमारा ग्राउंड की लेंथ सबसे छोटी किस में होगी, तो वो देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है। ग्राउंड लेंथ सबसे छोटी हमारी किस में है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। 100 मीटर को सेंटीमीटर करने के लिए 2 जीरो और लग जाएगी, तो दैट इज़ 10,000 कुछ आ रहा है, 1/10,000। ये कितना है, 1/42,000। 1/50 किलोमीटर तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा आएगा, और 1/55 लाख। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे कम क्या आ रहा है, 1/10,000, दैट इज़ 1 इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीवीसी स्टैंड्स फॉर। तो पीवीसी सिंपल सा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। जिप्सम कंसिस्ट ऑफ, जिप्सम बहुत सिंपल क्वेश्चन है, CaSO4 और वाटर हाइड्रस होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द RF ऑफ द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर्स। तो कुछ भी नहीं है, 1 सेंटीमीटर है, किलोमीटर्स को सेंटीमीटर में कर लेते हैं, दैट इज़ 100 तो पहले ही है, किलोमीटर को पहले मीटर में करेंगे तो 3 जीरो, फिर मीटर को भी हमें किस में करना है, सेंटीमीटर में, तो 2 जीरो और कितनी आ गई, 2 2 4 2 6 7 जीरो आनी चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 2 2 4 2 6 1 7, ओके। फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ ट्रस इज, फर्स्ट इज ट्राइंगुलर फॉर्म। कोई सा भी ट्रस देख लेना, उसको आप ट्राइंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन अ रिनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्टील बार इज AST and that of concrete is AC. The equivalent area of the section in terms of concrete is equal to। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इक्वलेंट पूछा है किसकी टर्म्स में, कंक्रीट की टर्म्स में पूछा है। तो कंक्रीट तो ऐसे ही रहने वाला है, जो स्टील है उसको मैं कंक्रीट की टर्म्स में मॉडिफाई कर सकता हूँ। एक हमारा रेशियो होता है क्या, M, दैट इज मॉड्यूलर रेशियो की हेल्प से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। द लीवर आर्म, नेक्स्ट इज द लीवर आर्म इन अ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम इज इक्वल टू। तो लीवर आर्म हमें पता है सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम का कितना होता है, D-N/3, बट देखो इधर ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड, दैट इज 3 का उसने एलसीएम ले लिया, 3D माइनस का N/3 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस, Macaulay method, column analogy method, Kani's method, method of section. Those used for indeterminate structure analysis would include। अब देखो indeterminate structure के लिए तो Macaulay method भी यूज़ होता है, column analogy भी होता है, Kani method भी यूज़ होता है। Kani method तो होता ही इनडिटर्मिनेट के लिए, Macaulay मेथड को हम कुछ ना कुछ क्या कहते हैं मॉडिफिकेशन करके सर्टेन टाइप की लोडिंग के लिए और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कॉलम एनालॉजी मेथड भी हमारा किसके, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए होता है। सिर्फ और सिर्फ मेथड ऑफ सेक्शन एक ऐसा वो है, उसमें आपको भी पता होगा, एक सेक्शन काटते थे जिसमें से आपको 3 वैल्यू पता होती थी, एक वैल्यू पता होती थी, 2 वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है। तो मेथड ऑफ सेक्शन हमारा किसका है, डिटर्मिनेट के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, तो आप 2 3 4 बिल्कुल नहीं हो सकता है, 4 तो हो ही नहीं सकता है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक गलत है।
इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट इज इन अ सिंपली सपोर्टेड सिंगली रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम द रिइंफोर्समेंट इज प्लेड सिंपली सपोर्टेड बीम है तो रिइंफोर्समेंट कहाँ आएगी, टेंशन साइड पे। टेंशन साइड सिंपली सपोर्टेड में कहाँ आती है, एट बॉटम फाइबर दैट इज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। The construction joint in cement concrete should be located where bending moment is large, should be located where shear force is large, should not be provided at corners, should be spaced at a distance of 3 meter apart in case of huge structures। तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट हम कभी भी कॉर्नर्स पर नहीं देते, तो करेक्ट ऑप्शन इज 3। नेक्स्ट इज विच सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन, वाटर सीमेंट रेशियो क्या है ये, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हम मेजर करते हैं वाटर सीमेंट रेशियो को, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लीटर्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट, फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट फॉर प्रोवाइडिंग हाई स्ट्रेंथ टू सीमेंट, बिल्कुल भी नहीं। कंट्रोलिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज लोअरिंग द क्लिंकर टेम्परेचर ऑफ सीमेंट, और फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। जिप्सम को सिर्फ और सिर्फ हम इनिशियल सेटिंग टाइम को इम्प्रूव करने के लिए या फिर उसको क्या कहते हैं मेंटेन करने के लिए हम जिप्सम ऐड करते हैं। अगर आपको पता हो तो क्विक सेटिंग सीमेंट में हम जिप्सम ऐड नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज कैलकेरियस मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट कंसिस्ट ऑफ लाइमस्टोन, चॉक, शेल्स, तो ये सारे के सारे ही कैलकेरियस मटेरियल, तो ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ वुड और स्टील यूज्ड टू सपोर्ट द कॉलम राफ्टर ऑफ ए स्लोपिंग रूफ इज कॉल्ड पर्लिन। कम से कम भी 10 बार रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी जेई में और वेरियस अदर स्टेट्स के जेई पेपर में। ओके, नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ सॉइल एज ए कंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूजुअली बाय द यूज ऑफ एडमिक्सचर इज नोन एज, इसको कहते हैं सॉइल स्टेबलाइजेशन। ओके,